हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बैकएक या कमर दर्द के बारे में। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स के एक एस्टिमेट के हिसाब से बैकएक इज वन ऑफ द सिंगल मोस्ट कॉमन रीजन फॉर मिस्ड वर्क। एक्सपर्ट्स का मानना है दुनिया भर में 80% से ज़्यादा लोगों ने बैकएक अपनी लाइफ में किसी न किसी मोमेंट पर एक्सपीरियंस किया होगा। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइफ ब्लिस आज आपको बताऊंगा बैकएक के कुछ कॉमन कारणों के बारे में और कैसे बैकएक से बचा जा सकता है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सही तरीके से बैकएक का डायग्नोसिस हो सकता है और किन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की मदद लेकर हम बैकएक की तकलीफ से राहत पा सकते हैं। दुनिया भर में जो 4 कॉमन कारण जिनकी वजह से बैकएक होता है वो होते हैं स्प्रेन, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। स्प्रेन दुनिया भर में बैकएक का सबसे कॉमन कारण है। स्प्रेन होने के कारण होते हैं कुछ हेवी ऑब्जेक्ट को उठा लेना, ऑकवर्ड पोजीशन में सो जाना या कोई एब्रप्ट और एबनॉर्मल मूवमेंट का कर लेना जिसकी वजह से बैक पे स्ट्रेन आ जाता है। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज में हम प्राइमरीली बात करेंगे डिस्क एबनॉर्मलिटीज के बारे में। डिस्क एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिब्रल कॉलम में 2 वर्टिब्रे को सेपरेट करता है। स्पाइन रिलेटेड इश्यूज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं डिस्क रप्चर, डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स। बैकएक का तीसरा कारण होता है आर्थराइटिस। उम्र बढ़ने की वजह से बोन्स का डीजनरेशन होना आम बात है जिसे इंग्लिश में ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। बाकी जोड़ों की तरह स्पाइन पर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का असर दिखता है जो कि एडवांस स्टेजेस में कई बार स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस का रूप धारण कर लेता है। बैकएक का चौथा कारण होता है ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें कि हड्डियां कमजोर होने लगती हैं बोन डेंसिटी कम होने की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस के कॉमन कारण होते हैं ओल्ड एज, मेनोपॉज, थायराइड डिसऑर्डर्स, लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड कंजम्पशन। कुछ रेयर कॉजेज जिसकी वजह से बैकएक देखा जाता है वो है किडनी स्टोन्स, क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और मैलिग्नेंसीज। वीडियो के इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा बैकएक और उसके कुछ अकम्पनिंग सिम्टम्स के बारे में। पहली कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनमें बैकएक ही प्राइमरी सिम्टम होता है जो कि कमर के निचले भाग में एक लोकलाइज्ड एरिया में फील किया जाता है। दूसरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनमें बैकएक के साथ पेन फील होता है पैर के निचले भाग में जिसे हम इंग्लिश में रेडिएशन ऑफ पेन कहते हैं। तीसरी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स की जिनमें बैकएक के साथ एक झुनझुनी का एहसास होता है जो कि थाइज में और पैर के निचले भाग में फील की जा सकती है। और चौथी कैटेगरी होती है उन पेशेंट्स में जिनमें स्पाइन की एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो जाती हैं क्योंकि रेंज ऑफ मूवमेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। वैसे तो सभी बैकएक के पेशेंट्स को अपना इवैल्यूएशन अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास करा लेना चाहिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक वार्निंग साइंस के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। इन वार्निंग साइंस के अपीयर होते ही पेशेंट्स को बैकएक का अर्जेंट इवैल्यूएशन अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास कराना ज़रूरी होता है। पहली कंडीशन होती है बैकएक जो कि ट्रॉमा या मार लगने की वजह से हो। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें बैकएक के साथ यूरिन और मोशन का कंट्रोल चला जाए। तीसरी कंडीशन होती है जिसमें बैकएक के साथ पेशेंट को सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो गया हो। और चौथी कंडीशन होती है जिसमें बैकएक के साथ काफ़ी दिन तक पेशेंट को फीवर की कंप्लेंट हो। अब मैं आपको बताऊंगा उन टूल्स के बारे में जिनकी मदद से बैकएक का डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाता है। पहला होता है पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। दूसरा होता है ब्लड टेस्ट। तीसरा होता है एक्सरे ऑफ स्पाइन। चौथा होता है एमआरआई ऑफ द स्पाइन। और कुछ रेयर केसेस में ज़रूरत पड़ सकती है बोन डेंसिटोमेट्री की और इलेक्ट्रोमायोग्राफी या एनसीवी स्टडीज़ की। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन सिंपल इजीली फॉलोएबल स्टेप्स जिनकी मदद से हम बैकएक को होने से ही टाल सकते हैं। सबसे पहला है टू मेंटेन अ प्रॉपर पोस्चर। दूसरा है अवॉइड लिफ्टिंग हेवी वेट्स। तीसरा है रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। चौथा है कोर बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि ब्रिज और प्लैंक। रेगुलर बेसिस पर योगा करने से हम हमारी बैक को स्ट्रेंथ दे सकते हैं। वेट लॉस एक सिंगल डिटरमाइनिंग फैक्टर है बैकएक कम करने के लिए। यूजिंग अ प्रॉपर फुटवेयर बहुत ज़रूरी होता है। उसी के साथ साथ अवॉइडिंग स्मोकिंग एंड अल्कोहल
इस चीज़ से भी लॉन्ग टर्म में हम बैक एक को टाल सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मैनेजमेंट ऑफ बैक एक के बारे में। बैक एक का ट्रीटमेंट डिपेंड होता है कारण के ऊपर। जैसे कि बैक एक अगर सिर्फ सिंपल स्प्रेन की वजह से है तो हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन या पेन किलर्स और मसल रिलैक्सेंट का यूज़ करके बैक एक में राहत मिल सकती है। बैक एक का कारण अगर कोई नर्व कंप्रेशन है और वो नर्व कंप्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है तो फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट का बैक एक कम करने के लिए। उसी के साथ साथ अगर बैक एक किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो तो मेडिकल कंडीशन का ट्रीटमेंट करते हुए बैक एक कम किया जा सकता है। कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बैक एक कम करने में। बैक एक के ट्रीटमेंट में कुछ पेशेंट्स में फाइनली सर्जिकल ऑप्शन को एक्सप्लोर करना पड़ता है। ये होती हैं प्राइमरीली 4 कंडीशंस: सिग्निफिकेंट स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, सीवियर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, सीवियर डिस्क डिसीज या ट्यूमर ऑफ द स्पाइन। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक कॉमन मिथ का क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा। हमारी प्रैक्टिस में हमने ऐसा कई बार देखा है कि पेशेंट्स ये एक अजम्पशन लेके चलते हैं कि बहुत साल पहले उन्हें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया या कमर में जो नीडल चुबाई गई वो उनकी बैक एक का प्राइमरी कारण है। ये एक बहुत ही गलत धारणा है जिसकी वजह से कई बार पेशेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और सही ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते। बैक एक बहुत ही कॉमनली प्रेजेंटिंग सिम्टम है, पर सभी बीमारियों की तरह उसका टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है सो दैट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस टाले जा सकें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि बैक एक होने पर पेशेंट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई नॉन स्पेसिफिक कॉज की वजह से है और लॉन्ग टर्म काफ़ी दिनों तक पेन किलर्स या किसी ऑयल का एप्लीकेशन करके इस बैक एक की बीमारी का सही इवैल्यूएशन टालते रहते हैं। जबकि फर्दर इवैल्यूएशन करने के बाद मालूम पड़ता है बीमारी किसी ऐसे कारण की वजह से है जिसका टाइमली डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी था और जिसकी वजह से बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसके बारे में तो सभी ने सुना है। शायद इसीलिए जिम रॉन का कहना था, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दैट इज़ द ओनली प्लेस वेयर यू नीड टू लिव।